अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, 2019 का सूरज गरूब होने को है, लेकिन यही 2019 हमारे लिए यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस साल में हमारे सूबे में कई ऐसी पोजीशनों पर ख़वातीन को तैनात किया गया या ख़वातीन तैनात हुई जो कि आम तौर पर मर्दों की अजारादारी समझी जाती थी, और कुछ ऐसी पोस्टें भी नई ख़वातीन के हिस्से में आई जिनका पिछले 10 साल से इंतज़ार किया जा रहा था। तो इस हवाले से 2019 हमारे लिए एक मुस्बत खबर लेकर सामने आया, और हमारी वो रोल मॉडल ख़वातीन जो कि कई सालों से मुसलसल जद्दोजहद कर रही थी ख़वातीन के हकूक़ के लिए, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, बिलाखिर वो उनका ख्वाब पूरा हुआ और वो ऐसी पोजीशनों पर पहुंच गई कि जिस पर बैठकर, जिसको लेकर आगे वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए या ख़वातीन को एम्पावर बनाने के लिए, ओवरऑल एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं। ऐसी ही कुछ रोल मॉडल ख़वातीन को आज के प्रोग्राम में हमने चुना है, जो कि अपनी इस जदोजहद की कहानी आपको अपनी ज़बानी सुनाएंगी। उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। सबसे पहले रुखशंदा नाज, जो कि खातून मोहतसिब हैं बराए इंसदाद हिरासियत खैबर पख्तूनख्वा। अगर रुखशंदा नाज की बात करें तो गुज़श्ता 26 साल से वो ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, ख़वातीन के एक समाजी कारकुन की हैसियत से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल इलाके की और ट्राइबल अजला की ख़वातीन के लिए जदोजहद कर रही हैं। उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, और उनकी उन्हीं अचीवमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कई बार हुकूमत ने उनको एजाज़ात से भी नवाजा, और पख्तूनख्वा की सोसाइटी के लिए, पख्तूनख्वा की ख़वातीन के लिए वो एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा दूसरा नाम अगर मैं लूँ तो वो रोज़िया अल्ताफ़ का है, जो कि इस वक्त DSP एलीट फोर्स खैबर पख्तूनख्वा है। रोज़िया अल्ताफ़ पुलिस में 19 साल से ज़ायद अरसे से काम कर रही हैं, और कई अहम पोस्टें जो कि मैंने कहा कि मर्दों की अजारादारी समझी जाती थी, रोज़िया अल्ताफ़ ने उस ग्लास सीलिंग को तोड़ा और पहली SHO के तौर पर वो तैनात रही, पहली इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के तौर पर वो इस सूबे में तैनात रही। DSP हेडक्वार्टर ट्रैफिक की हैसियत से भी वो पहली बार उन्होंने खातून की हैसियत से इस चार्ज को संभाला और अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। और अब जैसा कि मैंने बताया कि DSP एलीट फोर्स के हवाले से और पोजीशन पर वो काम कर रही हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और वो रोल मॉडल के तौर पर हमारे सामने है। इसी तरह अगर मैं बात करूं शवाना शाह की, जो कि एक यंग फेस हैं खैबर पख्तूनख्वा का, ये भी अगर हम देखें तो एक समाजी कारकुन की हैसियत से काफ़ी अरसे से खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल की ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। अब जो उन्हें टास्क मिला है वो है UN की तरफ से उन्हें नॉमिनेट किया गया है यूथ टास्क ऑफ UN फॉर पाकिस्तान। वो यूथ के मसाइल को, नौजवानों के मसाइल को न सिर्फ ग्लोबल लेवल पर यानी कि बैनुल-अक़वामी सतह पर, उसको आलमी सतह पर उजागर करेंगी, बल्कि तालीम के हवाले से GDP को बढ़ाने के लिए भी वो अपनी जदोजहद करेंगी। और शवाना अगर हम देखें तो यूथ के हवाले से एक अच्छा इजाफा है और एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। इसी तरह अगर हम कबायली अजला के हवाले से बात करें तो 2019 का साल हमारे लिए इसलिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ कि कबायली अजला को नुमाइंदगी मिली खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और कबायली अजला की ख़वातीन भी हिस्सा बनी एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। और उनमें एक ज़बरदस्त सा नाम है बसीरत खान का, जो कि खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखती हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हिस्सा बनी है इन इलेक्शन के बाद। अगर बसीरत खान को भी देखें तो यूथ के हवाले से वो भी एक ज़बरदस्त रोल मॉडल के तौर पर हमारे सामने आई हैं, और ये ख़वातीन, इनके बारे में आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, बल्कि ये अपनी जदोजहद की दास्तान आपको अपनी ज़बानी सुनाएंगी। न सिर्फ ये कि 2019 में उन्होंने ये पोजीशन कैसे हासिल की,
اب 2019 کے اس سال کو جو کہ ختم ہونے والا ہے اس میں انہوں نے کیا کچھ کیا اور 2020 کے حوالے سے ان کے کیا خواب ہیں، یہ سارے وہ اپنی زبانی ہی آپ کو بتائیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا نام رخشندہ ناز ہے اور میں خیبر پختونخوا میں صوبائی محتسب کے عہدے پر 2019 سے کام کر رہی ہوں، اور میرے عہدے کی ذمہ داری خواتین کو کام کی جگہ پہ ہراساں کرنے کے جو کیسز ہیں ان سے ڈیل کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ یہ پروٹیکشن ہے ان خواتین کے لیے جو کام کی جگہ اور کام کی جگہ کے علاوہ اگر ان کو ہراساں کیا جائے تو ان کو تحفظ دینا ہے. نومبر 2019 سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویمنز پراپرٹی رائٹ، اور اس میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹ ایکٹ 2019 کو ریسنٹلی پاس کیا ہے. اس کے تحت ہمارے پاس تقریباً اس وقت اس ایک مہینے کے عرصے میں 7 کیسز آ چکے ہیں خواتین کے جن کو پراپرٹی کے. تو یہ ایک ایڈیشنل جورسڈکشن اومبڈس پرسنز کو پاکستان بھر میں دی گئی ہے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں اومبڈس پرسن کا آفس بھی اب خاص طور پہ جو رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے خواتین کا اس پروسیس میں ان کو مددگار کے طور پر اس وقت سامنے آیا ہے. میرا نام روزی الطاف ہے اور میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ایلیٹ فورس کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہوں. ایلیٹ فورس کی بیسک ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اسپیشلی ہمارے پاس ایلیٹ فورس کی جو کمانڈو ٹریننگ ہے وہ ہم نے کروانی ہوتی ہے. اس میں سے اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ سے کانسٹیبلز کو اپنے پاس اپوائنٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس 3 سال کا ایک تجربہ ہونا چاہیے. پھر ان کو ہم باقاعدہ ٹریننگ کے لیے نوشہر آئی پی ٹی سے بھجواتے ہیں جہاں پہ وہ 6 ماہ کی ٹریننگ کرتے ہیں. پھر وہ کم بیک ہمارے پاس کرتے ہیں. پھر ہم پورے جو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ہے، جو ہمارا پورا کے پی ہے، اس میں جو ڈسٹرکٹ کام کر رہے ہیں، شہر کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ ایلیٹ فورس تعینات ہے، تو ہم ان لڑکوں کو جو باقاعدہ ٹریننگ کر کے آ چکے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے کمانڈو ٹریننگ کر لی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس جگہ پہ ڈپلائڈ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارے پاس جو خواتین ہیں جو کہ لیڈی کمانڈوز ہیں، وہ میل کمانڈو کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے کام کرتی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، عید کی ڈیوٹی ہوگی، الیکشن کی ڈیوٹی ہوگی، محرم کی ڈیوٹی ہوگی، اور بھی جو مشکل حالات ہوتے ہیں، تو وہ دونوں میل فیمیل شانہ بشانہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میرا نام شمانہ شاہ ہے اور میں پاکستان سے یو این کی گلوبل یوتھ ٹاسک فورس ممبر سلیکٹ کی گئی ہوں. بیسیکلی ایز اے ٹاسک فورس ممبر میرا کردار یہ ہے کہ میں جو یوتھ کے مسائل ہیں گلوبل، ریجنل اور نیشنل لیول پہ، ان کو ایک گلوبل لیول پہ لے جا کے ان کے اوپر بات کر سکوں. خاص طور پہ میرا کردار یہ ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر کام کر رہی ہوں. تو 6% جی ڈی پی جو ہے وہ اس کے لیے ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، تو اس کو میں نیشنلی، گلوبلی اور ریجنلی اس بات کو پہنچا سکوں. اور یہ بھی کہ یوتھ کو جو مسائل ہیں ان کو حل یو این کیسے کر سکتی ہے. یو این بہت بات کرتی ہے کہ ہم یوتھ کے لیے بہت کام کریں، لیکن جو گراس روٹ پہ ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. میرا نام بصیرت خان ہے. میرا تعلق خیبر ایجنسی ڈسٹرکٹ ٹنڈی کوتل سے ہے. میں بیسیکلی شنواری ٹرائب سے ہوں. پہلی مرتبہ قبائلی اضلاع سے، ضلع خیبر سے ایک خاتون نمائندے کے طور پر میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں ایز این ایم پی اے. قبائلی میری جو مین رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داریاں ہیں خواتین کے حقوق. اس سے پہلے وہاں پہ مرجر سے پہلے جو حالات تھے، ہم مرد حضرات کا نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کو ان کا قانونی حق مل سکے. خواتین تو دور کی بات ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ خواتین کو موقع مل رہا ہے، اور خواتین کے جتنے حقوق ہیں میری کوشش یہی ہوگی کہ ان کی جو بنیادی حقوق ہے میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. جو بنیادی سہولتیں ان کو فراہم نہیں ہیں، میں اپنی کوشش کروں گی کہ بہتر قانون سازی ان کے لیے کروں اور ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں. بنیادی ضرورتیں سے میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعلیمی اور ان کے صحت کے حوالے سے. باقی میں چاہوں گی کہ جو معاشی طور پر
وہ علاقہ کافی پسماندہ ہے. ہمارے جو علاقے کے مرد حضرات ہیں وہ بھی اتنے معاشی طور پر اسٹیبل نہیں ہے. تو میری زیادہ تر کوشش یہ ہوگی کہ خواتین کے لیے بھی کوئی ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ ہو جو کہ وہ معاشی طور پر بھی خود اپنے انڈیپینڈنٹ ہو، ڈیپینڈنٹ نہ ہو. ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس طرح بوجھ نہیں لگتا، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی ذمہ داری اس کام کی ملے جس کے لیے اس نے اسٹرگل کی ہو. پاکستان میں جہاں پہ بہت زیادہ باقی جو ہمارے سول سوسائٹی کے ادارے تھے، ایکٹیوسٹ تھے، چاہے وہ مرد تھے چاہے عورتیں تھیں، انہوں نے اس تحریک کا وہ حصہ رہے اور انہوں نے کہا کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایک بہت کروشل ایشو ہے جس کو پاکستان میں ایڈریس کرنا چاہیے. اور پھر لکیلی ابھی 22 دسمبر کو اس قانون کے 10 سال پورے ہوئے ہیں. تو اس قانون کو پڑھایا بھی، اس قانون میں تھوڑا بہت اپنا حصہ بھی ڈالا. اب یہ چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی اس کو ایک پریکٹیکل اس میں بھی لانا، آپ آن گراؤنڈ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بنانا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پورا ادارہ ہے اس کی ایک طرح سے اینٹ پہ اینٹ رکھنی پڑ رہی ہے، جس میں چاہے سٹاف کا آنا ہے، چاہے اس کی سسٹم میں ایک ایک چیز بنانی پڑی اس میں، اور ابھی تک یہ اپنے پروسیس میں. اور اس کے ساتھ ہی 53 اور آج کا کیس جو ابھی اچانک یہ جو پروسیس ہوا ہے آپ کے سامنے، اس کو اگر میں کاؤنٹ کروں تو یہ 54 کیسز ہیں اوورال اپلیکیشن. کیونکہ یہ آفس یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کو قانون کی آگاہی نہیں تھی، تو ان کو لگتا ہے خاص طور پہ خواتین کو کہ ان کو ہر طرح کا ریلیف جو ہے ایک خاتون اومبڈس پرسن کے آفس سے ملے گا. تو اس کی وجہ سے بھی ایک پریشر رہتا ہے کمپلیننٹس کا. لیکن ہم نے جو کیسز کو سارٹ آؤٹ کیا ہے اس میں 2019 کے ابھی تک کچھ دن باقی ہیں. تو جو ابھی تک کے 11 فروری سے لے کے ابھی تک کے جو کیسز ہیں وہ تقریباً 49 اپلیکیشنز جو ہیں وہ 2010 کے قانون کے تحت آئیں، اور 7 اپلیکیشن جو ہیں وہ 2019 کا یہ جو پراپرٹی رائٹ کا ہے. تو پریشر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کیونکہ دونوں قوانین جو ہیں وہ ٹائم باؤنڈ ہے. اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ جو اس میں ٹائم کو مد نظر رکھیں کہ ہر ایک ایکشن کا ایک اسپیسیفائیڈ ٹائم ہے لاء کے اندر. وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک پریشر ہے. لیکن اس میں ساتھ میں ہمیں یہ بھی پرابلم آ رہا ہے کہ جو کمپلیننٹ بھی آ رہے ہیں ان کو بھی لاء کی اس طرح سمجھ نہیں ہے، تو وہ بھی ٹائم لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی 17 تاریخ کو ایک کمپلیننٹ آئی اور انہوں نے آج صبح اپنی پراپر اپلیکیشن فائل کی. اب ہمارے پاس تو کیس 17 دسمبر کو رجسٹر ہو گیا، لیکن اب ہم آج اگر ریسیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں وہ جو 3 دن کا ٹائم ہے نوٹس کا، اس کے لیے ہمیں کوسچن کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے کیس کو ڈیلے کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس طرح کے مسائل انیشل پیریڈ میں رہیں گے، اور جب لوگ اس لاء کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ ڈسیمینیٹ کریں، تو پھر میرا خیال ہے کہ لوگ بھی اس کو سمجھ کے اپنے پیپرز کو آن ٹائم یا اپنے کیس کو آن ٹائم پرسو کریں گے، اور ہمارے لیے بھی جو ٹیم ہے وہ بھی اس کے ساتھ یوز ٹو ہوگی کہ وہ بھی جلد سے جلد کیس کو نپٹانے کی کوشش کرے. جب سے ڈی ایس پی پروموٹ ہوئی ہوں تو مجھے چیلنجنگ سیٹس کا سامنا ہے، لیکن وہ چیلنج سمجھ کے میں نے کیا ہے، وہ اپنا میں نے ایک
प्रॉपर काम अपना एक डिवोशन के साथ वो मैंने काम किया है, बिकॉज मैं बड़ी मुश्किल सीट पे मैंने काम किया है। मैंने 2.5 साल DSP सिटी इन्वेस्टिगेशन एज ए SDPO काम किया है, जो कि नहायत टफ, और मैं पहली फीमेल ऑफिसर थी जो इन्वेस्टिगेशन में तैनात की गई थी। इसके बाद जब मैं ट्रैफिक में गई तो ट्रैफिक में भी मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहाँ पे मैंने ऐसा हेडक्वार्टर फीमेल ऑफिसर काम किया जो तमाम रोड्स पे मुश्तमिल होता था, और जो मैंने वहाँ पे सारे काम करने होते थे। अब जब थर्ड मेरी जब पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र हुई है तो वो एलीट फोर्स को मैंने ज्वाइन किया है। लेकिन एलीट फोर्स को ज्वाइन करने से पहले मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, कमांडो ट्रेनिंग, जो कि गजेटेड ट्रेनिंग है फॉर गजेटेड ऑफिसर्स, जो कि बहुत टफ थी। वो ट्रेनिंग मैंने की। फिर जब वो ट्रेनिंग करके मैं आई तो ये जिस सीट पे मैं बैठी हूँ तो ये सीट सिर्फ मेल ऑफिसर्स के लिए थी। ये समझा जाता था कि ये सीटें सिर्फ मेल चला सकते हैं, नहीं, फीमेल भी चला सकती हैं। और मैं समझती हूँ कि फीमेल बहुत ज़्यादा डिवोटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी और अपने पर्सनल लाइफ के साथ भी। एज ए UN टास्क फोर्स रिप्रेजेंटेटिव मुझे पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर भी पढ़ना पड़ता है, उसको एनालाइज करना है, फिर उसको ग्रास रूट लेवल पे जो यूथ के इश्यूज़ हैं और फिर लड़कियों के जो तालीम के मसाइल हैं उनको भी मुझे ग्रास रूट से उनके मसाइल, बेसिकली मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ लड़कियों की और यूथ की एक UN लेवल पे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि मुझे उनके मसाइल को बेहतर तरीके से नेशनली ग्लोबल लेवल तक लेकर जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से किरदार अदा कर सकूँ। उसमें ये हो कि यूथ के जो मसाइल हैं वो बेसिकली हल हो सके। तो बोझ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काम जारी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसको शायद अल्फाज में बयान ना कर पाऊँ, क्योंकि पहली मर्तबा है और लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं कि ये पहली खातून है। और हर खातून का मुझे अभी से मतलब कुछ लोगों की जो वर्किंग क्लास है हमारी एरिया की, जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनको एक आप कह सकते हैं कि दे फील एम्पावर्ड बिकॉज ऑफ मी, कि वो अपनी बात किसी तक पहुंचा सकती है मेरे थ्रू। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है, इसको मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं ये एक लाइट उस पर मैं नहीं ले सकती। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी पूरी उम्मीदों पे उतर सकूं। देखिए, तब्दीली तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमने ये यहाँ पे शुरू किया तो सबसे पहले जब हमने कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है ऑम्बड्सपर्सन का ऑफिस प्रोविंशियल कैपिटल में है, अब कोई दीर से या चतराल से या साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान को आप देखें, पाड़ा चनार को देखें, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए तो मैं समझती हूँ कि मेरे साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और सेक्रेटरी लॉ ने बहुत हेल्प आउट किया कि जब फोकल पर्सन्स को हमने लिया, क्योंकि देखिए आपको पता है कि हर एक ऑफिस की एक आपका फाइनेंस होते हैं, आपके एलोकेटेड स्टाफ होता है। तो जब ये आइडिया मैंने इन दोनों कलीग्स के सामने रखा कि हमें इनिशियल पीरियड के लिए कि ख़वातीन हमारे तक रसाई हासिल कर सके, क्योंकि मीडिया में इतना एडवर्टाइज हुआ कि चाहे वो व्हाट्सएप था, चाहे वो मेरा फेसबुक का इनबॉक्स था, मुझे हर तरफ से कॉल्स आ रही थी कि जी ये आप हमारे इन केसेस को लें। और मेरे लिए बग़ैर स्टाफ, क्योंकि पहले तो 3 महीने स्टाफ बिल्कुल भी नहीं था, तो वो स्टाफ ना होने की वजह से जो मुझे हेल्प आउट किया, तो मुझे इन 2 डिपार्टमेंट ने हेल्प आउट किया। एक तरफ से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज को नॉमिनेट किया एज डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, और दूसरी तरफ से सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनको एज ए पोस्ट ऑफिस डिक्लेयर किया। तो हमने इस तरह कोशिश की कि जो ख़वातीन हैं उनकी हमारे तक रसाई हो सके। तो मैं समझती हूँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि इस पीरियड के अंदर अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कोई लेटर गया, और हमने बड़ी एक सीनियर लेवल पर लोगों को नोटिसेस इशू किए, और उन्होंने आके जब यहाँ पे अपीयरेंसेस दी, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे या गवर्नमेंट के थे, देखिए रेजिस्टेंस आएगी। क्यों? क्योंकि आपको चार्ज किया जा रहा है। तो अगर मैं काउंट करूं
तो रेजिस्टेंस में आई है जहाँ पे लोगों को समन इशू हुए हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लेवल पर जो सपोर्ट आई है वो कि वहाँ से आपको इन्फ्लुएंस किया जाए या कुछ इस तरह का हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये आप इसको इस तरह समझे कि एक रियासती सतह पे उनको भी इस बात की समझ है कि इस लॉ में प्रोसेस को वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए कोई इस तरह का कोई प्रेशर हमने फील अभी तक नहीं किया इसमें। देखिए ये मुश्किल टास्क है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक आपको एक मुआशरा जब तश्कील देना है तो उसके लिए आपने उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको सामने रखना है। बहैसियत एक फीमेल ऑफिसर हमने इतनी ट्रेनिंग्स की हैं, हमने इतनी मुश्किलें देखी हैं कि ये जो आज कबायली रस्म रवाज की जो बात हो रही है तो वो हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन इसको हम अपने हार्ड वर्क के साथ इसको हम इतना पॉसिबल बना सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों मिलके ये इंशाल्लाह इतना अच्छा कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब हम टेररिज्म के ऊपर हमने काबू पाया, वो शहीदों की वजह से हमने अपना केबी को बचाया खून देके, तो इंशाल्लाह ये जो हमें नया टास्क मिला है वो भी हम इंशाल्लाह ऐसे तरीके से अंजाम देंगे। मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल पे भी अगर आप देखें तो आपको मेल डोमिनेंसी और पेट्रियार्की की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कल्चरल नॉर्म्स हमारे कुछ इस तरीके के हैं कि जहाँ पे औरतों को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। अगर आप फैमिली से स्टार्ट करें तो आपकी अपनी जो क्लोज फैमिली वालिदैन है वो तो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी इतने सपोर्टिव नहीं होते। फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पे अलग तरीके के मसाइल होते हैं। वहाँ पे औरतों को इतना आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हरासमेंट के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्रोफेशनल हरासमेंट फिर बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से एक मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि आपको कंसिस्टेंट रह के पेशेंट रह के अगर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से हिम्मत थोड़ी ज़्यादा दिखानी पड़ती है औरतों को इस माशरे में, क्योंकि मसाइल काफ़ी ज़्यादा औरतों के लिए आगे जाने के लिए। दूसरा ये कि अगर आप देखें तो आप मर्दों का माशरा है हमारा, वहाँ पे आपके मर्दों को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अकेली लड़की बाहर जा रही है, मुल्क से बाहर जा रही है, तब भी उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। वालिदैन को मुख्तलिफ तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन ये कि हिम्मत और फेमिनिस्ट पेरेंट्स और आपके अपनी हिम्मत जो है बहुत ज़रूरी है इसके लिए। कि जी अभी मेरे आने के बाद जितना मैंने देखा है अपने इलाके में, वो लोग जो अपनी बच्चियों को मिडिल तक या प्राइमरी तक स्कूल में उसको निकलवा देते थे कि भाई बस इतनी एजुकेशन काफ़ी है और आगे नहीं, ये बड़ी हो गई है, तो उन लोगों को एक रोल मॉडल मिल गया है। वो यही सोच रहे कि अगर ये बसीरत एक ऐसे उससे उठ सकती है, वो बन सकती है, तो हमारी बेटी क्यों नहीं। एक चेंज तो ये आ रहा है। मेरे बाबा जो है वो एक ड्राइवर है और मेरी बाबा की यही ख्वाहिश थी बहुत ही कि वो अपने बच्चों पे को आगे आला तालीम उनको दें। तो मेरे बाबा की मेहनत से ही, मतलब मेरी एजुकेशन हासिल करना भी इतना आसान नहीं था। स्टार्ट में मुझे हर्डल्स थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग ले आती है। तो मेरी बाबा की मेहनत थी। मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, मेरी फैमिली कोई पॉलिटिकल उससे नहीं है। ये भी मेरे इस पार्टी में शामिल होना भी, मैं अलहाज कारवां शाहजुगुल अफरीदी, ताज मोहम्मद और उसकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इस सीट के लिए मुंतखब किया। उन्होंने ये टोटली जो हमारे इलाके के मशरान हैं कबायली जिरगे में ये फ़ैसला हुआ कि हमारे, क्यों इससे पहले मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, वर्क एक्सपीरियंस था। मैंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, तो उसके बेस पे उन्होंने कहा कि एक फ़ीमेल हमारे पास ऐसी है जो आगे ख़वातीन के मसाइल को बेहतर तरीके से असेंबली के फोरम में प्रेजेंट कर सकती है और उस पर बात कर सकती है। दिस इज़ चेंज। अगर आप देखें ना, पहले मेरे माइंड में भी ये था कि ये तो एक नस्लों से चला आ रहा है कि जी माँ बाप पॉलिटिकल फैमिली से है तो बच्चे भी पॉलिटिकल उसमें आएंगे, लेकिन मेरा इस फोरम पे आना ये एक पहली तब्दीली है ख़वातीन के लिए कि एक ऐसी फैमिली से लड़की का उठ कर आना जो कि पॉलिटिकल और ना ही फाइनेंशियली, मैं फाइनेंशियली बहुत वो मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मैं कोई
हाई अपर फैमिली से नहीं हूँ। मेरा रहन सहन बिल्कुल सिंपल, हम वो जो 2 वक्त की रोटी भी इज़्ज़त मिल जाए, इट्स इनफ फॉर अस। तो ये एक तब्दीली है कि इस फैमिली के लोग आके असेंबली में बैठे हुए हैं। देखिए बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो क्योंकि आप समझ को पता है मेरा एक बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड में लोगों को शायद लगता है कि मैंने आके तो मर्दों के खिलाफ केसेस कर देने हैं। ये लोग समझने को तैयार नहीं है कि मैंने लॉ को इंटरप्रेट करना है, मैंने एक प्रोसेस को करना है जो कि बहुत शफाफ है, बहुत क्लियर है। इसके अंदर हम यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके पास लॉयर नहीं है तो अपना केस आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक तो जैसे एक इंस्टीट्यूशनल बाइसेस होती हैं, ऐसी सोसाइटी में भी हमारे जैसी जो ख़वातीन हैं उनके खिलाफ भी बाइसेस होती हैं, या लोगों ने अपने एक इमेजेस बनाए होते हैं। तो एक तो मैं समझती हूँ कि ये एक अभी तक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था तो मेरी फैमिली से बाद जब ये डिपार्टमेंट, तो बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ा। ASI से लेके DSP की सीट तक आना, और इतना लंबा टेन्योर, इसमें कोई हमें ये एकदम ये जगह नहीं मिल गई है, ये सीट नहीं मिल गई। बहुत बैरियर्स मैंने देखे, बहुत मुश्किलें लाइफ देखी, और अपने मकसद को चेस करने के लिए बहुत मुश्किलें देखी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी देखी, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, अपनी फैमिली की तरफ से देखी। लेकिन जब आपने काम करना है तो फिर दाएं बाएं नहीं देखें, सामने देखें, अपने चेस को कवर करें, और जब अपने चेस को आप अचीव कर लोगे तो फिर वही लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया होगा, जिन लोगों ने आपको निगलेक्ट किया होगा, आपको अवॉइड किया होगा, नहीं ये तो पुलिस ऑफिसर बनने जा रही है, इतनी मुश्किल है तो ये कैसे होगा, नो। जिस वक्त आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं तो फिर वही लोग आपको कम बैक करते हैं, तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप अकेले इस मंजिल को ढूंढने के लिए निकले हो, और आज आपने पान लिया है, और वही लोग जब आपके पास आते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा चैलेंज है उसमें ये कि आपने जब हम जाते हैं लोकल कम्युनिटीज़ में, हम उन वालिदैन से अब मिल रहे हैं आजकल जिन्होंने अपनी बच्चियों को तालीम से रोका हुआ है, प्राइमरी तक पढ़ाया, आगे पढ़ने नहीं दे रहे, मुख्तलिफ उसकी वजूहत हैं। तो मेरे ख्याल से आपने वजूहत तक जाने की कोशिश करनी है। हम अगर गवर्नमेंट की या ऊपर लेवल पे इनिशिएटिव्स देखते हैं तो वो बहुत आपकी जनरलाइज किए हुए वजूहत होती हैं। आप ग्रास रूट लेवल पे इश्यूज़ देखें कि किस वजह से वालिदैन बच्ची को पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे, उन वजूहत को लेकर अगर उस पर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। मसला सिर्फ ये है कि हम बहुत ऊपर के लेवल पे देख रहे होते हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाते। जिस दिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हम बहैसियत गवर्नमेंट भी जो है वो भी अगर ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करेगी तो मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये कि एक जो आपने बात की कि वालिदैन को या मर्दों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए जैसे कि मैंने इसके अंडर एक ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हमने बॉयज़ चैम्पियंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन इनिशिएट किया हुआ है, एक इनिशिएटिव जिसमें लड़के जो हैं अपने गांव में जाके उन वालिदैन को समझा रहे हैं जो बच्चियों को तालीम की इजाज़त नहीं दे रहे, और साथ में ये कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा सा आगाह करें। जहाँ पे कहा जाता है कि गुर्बत एक इशू है तो जी हम बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते, तो उसको टैकल करने के लिए मेरे ख्याल से हमने जो लड़के हैं वो आके आदमियों को समझा रहे हैं, तो आपने अपने वॉइस को प्रिपेयर करना है ताकि वो एक फेमिनिस्ट का किरदार अदा करके बच्चियों को और लड़कियों को एक स्पेस दें। मुश्किल तो है, आसान तो नहीं है। आपने अपने कबायली रिवायात को मद्देनज़र रखना होता है। आपने अपने कबायली जो बड़े हैं, मशरान हैं, जिरगा सिस्टम है, हम उसको अंदाज़ नहीं कर सकते। तो आपने हर कदम पे ऐसे स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे कुछ अपने रिवायात या उसका की पाबंदी का ख्याल ना रखूं तो जो मेरे पीछे आने वाली लड़कियां होंगी तो उनके लिए ये रास्ता फिर बंद होगा। तो मैं अगर इनके लिए मशाले राह बनूंगी तो पहले मैंने मतलब ऐसे चलना होगा कि उनके लिए आगे चलने में आसानी हो। मैं सबकी नज़रें मुझ पे हैं कि ये किस तरह चलाएगी, ये सिस्टम किस तरह चलेगा। तो मुश्किल है, आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आसान है। एक तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले मैंने एक चीज़ जो अचीव की है, क्योंकि आप मेरा बैकग्राउंड भी जानती हैं, मैंने जो 26 साल यहाँ पे काम किया,
मुझे पहली दफ़ा लगा कि मुझे ओन किया गया है, और ख़ास तौर पे एक हुकूमती सतह पे इस पोजीशन पे मुझे जब नॉमिनेट किया गया और मुझे ये ख़बर जो है वो मीडिया की तरफ से मिली, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरे साथ 2018 में जब वुमेन कॉकस ने मेरी ट्राइबल एरिया के लिए और केपी में काम करने को एक्नॉलेज किया, तो मैं उस पर भी बहुत खुश थी कि चले मुझे कभी भी किसी बड़े मुख्तलिफ जगहों से मुझे एक्नॉलेज किया गया, लेकिन मुझे हमेशा था कि मुझे जिस मट्टी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ मुझे वहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिले, और वो एक्नॉलेजमेंट जब मुझे 2 सालों में 2 दफ़ा मिली, मैं अवार्ड मेरे लिए जो है ये एक बहुत बड़ी रिकग्निशन थी, और उसके बाद मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ये ओहदा देना मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट कि मेल फीमेल और एक दौड़ है अचीव करने की, और अचीव करना ऐसे नहीं हो जाता, इसके साथ आपने स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल करनी है, अपनी पेरेंट्स की दुआएं लेनी है, और सबसे बड़ी बात जब आपके साथ अल्लाह ताला की मदद है। देखिए मैं 3 चीज़ें कहती हूँ, अल्लाह ताला की मदद, पेरेंट्स की दुआएं और आपकी स्ट्रगल, ये 3 चीज़ें आपके पास आए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे ये टास्क अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने पहले दिया गया है। इसके अंडर मैंने पार्टिसिपेट किया है एक रीजनल रिव्यू में। रीजनल रिव्यू में हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से फेडरल लेवल पे लोग गए थे। वहाँ पे जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस एस्केप की, जो कि एक हाईएस्ट लेवल पोजीशन है इस टाइम पे तमाम यूएन एजेंसीज़ की, उनकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई है। उसमें मैंने उनसे यही बात की कि यूथ के लिए अगर आप यूथ पार्टिसिपेशन और लड़कियों की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि वो आके रीजनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करें और इक्वल पार्टिसिपेशन हो, तो उसमें ये ज़रूरी है कि हमें और यूथ को और लड़कियों को पहले रिसोर्स करना चाहिए। एक तो उनकी रिसोर्सेज के ऊपर आप काम करें। आप यहाँ से एक गांव से उठा के लड़की को ये नहीं कह सकते कि आप जाके ग्लोबल लेवल पे जी आप प्रेजेंट करें, आप नेशनल लेवल पे अपनी प्रेजेंटेशन दें। एक दूसरा ये कि हमने एक ये बात की कि एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। हमारी बहुत सारी यूथ है जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता नहीं है, उनको अपने जो यूनिवर्सल राइट्स हैं उनके बारे में इल्म नहीं है। फिर रीजनल रिव्यू और रीजनल प्रोसेसेस तो बहुत दूर की बात है, जहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर सकते हैं या अपने बेसिक राइट्स की बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, और पाकिस्तान में जल्द इसके ऊपर काम होगा। किसी मुआशरे की तरक्की चाहते हो तो उनको तालीमी याफ्ता करो, और जब तक हमारी तालीमी याफ्ता नहीं होंगी तो तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि आपका घर जो चलता है वो आपकी हमारी ख़वातीन हम औरतों से ही चलता है। हम ही हैं जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। हमारे जो मर्द हजरात है वो तो कमाने में जो कि कॉन्सेप्ट है कि मर्द तो कमाई के लिए है। कल को अगर कोई बात आती भी है तो यही कहा जाता है, यही तस्वर है कि ख़वातीन घर में थी तो अगर बच्चा बिगड़ गया तो ये माँ की ज़िम्मेदारी थी, अगर नहीं वो सही चल रहा है तो नहीं, ये बाप की क्रेडिट बाप को जाता है। मैं यही कहूँगी कि अगर हम एक तालीम याफ्ता मुआशरा चाहते हैं और एक अच्छा मुआशरा चाहते हैं तो खुदारा मेरी दरख्वास्त है सबसे कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें। मेरा ये सेकंड सेशन ही है, फर्स्ट मेरा ओथ का था, सेकंड ये है, और आज के लिए मैंने क्वेश्चंस वगैरह तैयार किए हैं असेंबली के लेवल पे, लेकिन मेरी यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट और उनसे मेरी कांटेक्ट में हूँ। जो मसाइल हैं मैं उनको उस लेवल पे हल करने की कोशिश कर रही हूँ, और असेंबली में आज ही मेरा उस पर स्पीकर से मेरी उस पर बात होगी। हम अभी भी इनिशियल स्टेज में हैं। 2020 को तो मैं देखती हूँ कि एक फुल फ्लेज ऑफिस हो जो ना सिर्फ पेशावर में बेस्ड हो, हम अपने रीजनल ऑफिसेस की तरफ जाएं ताकि केपी के अंदर बाकी अजला में ख़वातीन को जो दुश्वारियाँ हैं, मैं नहीं समझती कि जो अभी हमने टेम्परेरी सेटअप बनाया है वो उनके लिए काफ़ी होगा। इससे मज़ीद ख़वातीन को और ख़वातीन के अलावा मर्द या जो ट्रांस हमारे पास आए उन इलाकों से, उनको हम यानी कंप्लेनेंट को किस तरह फैसिलिटेट कर सकें और जल्द से जल्द हम अपने केसेस को निपटा सकें। 2020 में हमारा इंशाल्लाह यही होगा कि सबको पता है कि जब टेररिज्म का दौर था तो एलीट फोर्स को बनाया गया था, तो 2020 में भी ये होगा कि इसका ये बिग टॉक्स यही होगा कि हम टेररिज्म को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें।
जो ख़वातीन हमें फॉलो करती हैं, जो हमें अपना रोल मॉडल समझती हैं, तो वो इंशाल्लाह इसी तरह की और भी मैडम रोज़िया बन के आएंगी और इंशाल्लाह वो आने वाले हालात में, आने वाले दिनों में, वो जैसे मैं एलीट फोर्स को हेड कर रही हूँ, या जैसे मैं एलीट फोर्स को मैं सुपरवाइज कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह और भी ख़वातीन आएंगी और मुझसे बेहतर 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 काम करेंगी। मैं डायरेक्टली पॉलिसी के ऊपर काम कर रही हूँ, कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर मैं डायरेक्टली जो है वुमेन MPs के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें यह कि एक गैप इस वजह से है कि बाख्तियार बनाने के लिए आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिसको आपने बाख्तियार बनाना है उसको उस चीज़ का हिस्सा बनाएं। आप कभी भी औरत को बाख्तियार नहीं बना सकते जब तक कि आप एक बंद कमरों में बैठ के एक पॉलिसी डेवलप करें और कहें जी ये हमने उन औरतों के लिए बनाई जो बाख्तियार नहीं है। तो कभी भी आप इस चीज़ के ऊपर नहीं यकीन कर सकते कि उन औरतों को बाख्तियार बनाएंगे जिनको आपने पार्टिसिपेशन का मौका ही नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को औरतों को वाकई में हकीकत में बाख्तियार बनाना है तो मेरे ख्याल से बंद कमरों से निकल के उन औरतों को भी प्लीज़ अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाए जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं। मैं एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट काफ़ी मैं चाहती हूँ और मेरी कोशिश होगी कि लाया जाए, और जो फैसिलिटीज़ मिसिंग है वो। दूसरा हेल्थ में जितना हो सकता है, जितना मेरी पूरी कोशिश होगी कि हेल्थ के जितने इश्यूज़ हैं उनको। दूसरा, ख़वातीन को मुआशी तौर पर एक छोटे स्केल पे क्यों ना हो, लेकिन मुआशी तौर पर उसको मैंने एम्पावर करना है, जिसमें मैंने डिफरेंट डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरी मीटिंग हुई है कि हम वहाँ पे जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह है वहाँ पे स्टार्ट करवाए। तो दिस इज़ ऑल माय मेन टारगेट्स। नाजरीन, इन ख़वातीन की बातें आपने सुनी। चारों अपनी अपनी जगह पर पूरी कोशिश कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो ख़वातीन हैं उनको उनके हकूक़ दिलवाए जाए, उनकी मुश्किलात हल की जाए, उनके मसाइल पर काबू पाया जा सके और उन ख्वाबों की तकमील हो सके जिसके लिए वो काफ़ी अरसे से जो है वो जदोजहद कर रही हैं। तमाम अपनी अपनी फील्ड में एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। हमारी भी दुआ है कि वो उन ख्वाबों को पूरा करने में कामयाब हो। आप भी दुआ कीजिएगा और इसी दुआ के साथ फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।